बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, साबिक चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो चेयरमैन पीटीआई हैं, उनकी जानिब से बयान सामने आया। एक तो उन्होंने कहा कि वो हुकूमत से इलेक्शंस पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उस बयान को उन्होंने आज भी दोहराया जब वो इस्लामाबाद की GIT के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि वो बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इससे कबल ये बयान भी दिया कि जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक नए आर्मी चीफ की जो तकरीर है उसको मौखर कर दिया जाए और जो नई हुकूमत इलेक्शन की सूरत में आए फिर उसका ये इस्तेकाक हो कि वो नए आर्मी चीफ की तैनाती करे। और इस दौरान इमरान खान साहब ने कहा कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो कंटिन्यू करें या उनको तौसीह दे दी जाए। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि सियासी सहाफ़ती हलकों में इरताश पाया जाता है और एक राय सामने ये आ रही है कि ये आइन में आर्मी चीफ की तैनाती का तरीक़ाकार वज़ा है, मौजूद है और एक मामूल की कार्रवाई है, इसको स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जा रही है। फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत के लिए भी तैयार हैं और आज उस बात को फिर दोहराया कि रवां माह यानी सितंबर में इस्लामाबाद की कॉल भी देने जा रहे हैं। तो हम एक ज़रूर ये गुफ्तगू करेंगे जो इमरान खान साहब के ताज़ा बयानात हैं और जो उनमें तज़ादात पाए जाते हैं, उसके पीछे उनकी क्या सोच है और हुकूमती रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। हुकूमत ने इस बात को मुस्तरद कर दिया है और आज भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जब वकोला कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा तमाम तर जो तवज्जो है वो सैलाब ज़दगान और मुल्क की मईशत को संभालने के हवाले से है। उन्होंने कहा कि IMF का एक ऐसा मुआहिदा मिला जिसको पासदारी नहीं की गई साहब हुकूमत की जानिब से और उन्होंने जब दोबारा मुआहिदे को बहाल किया तो इंतहाई मुश्किल फ़ैसले करवाए और उन्होंने कहा कि बग़ैर मुबालगा राई के इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त महंगाई जो है वो मौजूद है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर्सपेक्टिव से ज़रा गुफ्तगू करेंगे जो मुल्क का सियासी मंजरनामा है उस पर ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और इस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो पहले भी जब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने सहाफ़ियों को मदऊ किया था, उसमें भी शामिल था, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि जो मुतहारब सियासी क़ुव्वतें हैं वो एक सफ़े पर आ जाएँ, बिलखसूस मईशत और सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र और दोबारा से किरदार अदा करने के लिए तैयार है। उनका इस वक्त इंटरव्यू भी ऑन एयर है एक निजी चैनल पे। तो प्रोग्राम के पहले से में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर खान जदू, एडवोकेट जनरल है इस्लामाबाद। आपका बहुत शुक्रिया सर, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनका बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में हमें मुजीबुर रहमान शामी साहब भी ज्वाइन करेंगे। आप सीनियर तजियाकार हैं और अखबार नवीस हैं। दोनों मौजूद को फॉर्मल वेलकम। मैं मज़हर भाई आपकी इजाज़त से जहांगीर जदून साहब, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कोई इसमें कानून में गुंजाइश पाई जाती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा आइन में तरीक़ाकार वज़ह है आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, तो क्या कोई अगर तैनाती होनी है नवंबर के एंड में या एक्सटेंशन जो कि अब वो भी एक तरह से आइन का हिस्सा, आइन में तरमीम की गई थी, तो उसके लिए कोई डेट को डिले किया जा सकता है और क्या उसको मौखर करके ऐसी कोई अरेंजमेंट, इसकी कोई कानून में गुंजाइश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको ज़रा इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि पहले तो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट को कभी भी डिस्कस नहीं किया गया था, लेकिन जो लास्ट 2020 में जब अपॉइंटमेंट को सुप्रीम कोर्ट के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन के तौर पे जूरिस फाउंडेशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान उन्होंने चैलेंज किया, तो फिर ये अब केस रिपोर्ट हो गया है PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट पे नंबर 1। तो उसमें सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन कर दी कि पहले इसके अंदर जो कोई लूप होल्स थे अपने आर्मी एक्ट के अंदर और आर्मी रेगुलेशन के अंदर, तो उन्होंने कहा जी इस तरह आप करें। अब आइन जो है, आइन का आर्टिकल 243 सब आर्टिकल 4 जो है वो क्लियरली बिल्कुल क्लियर है कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट आर्मी चीफ ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तीनों चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ और आर्मी चीफ, इसमें कोई मतलब एम्बिग्यूटी नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे होगा। अब उसके अंदर ये नहीं हो सकता वो प्राइम मिनिस्टर जो मौजूद हो, ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर इनकमिंग नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना कि मौखर कर दें और नहीं, जो नया वजीर आजम आए, चाहे वो वज़ीर आज़म अपॉइंटमेंट के वक्त महीने के लिए हो, 2 महीने के लिए, प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है। वो ये नहीं लिखा हो कि आने वाला वज़ीर आज़म करेगा। देखो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन हो चुकी है ऑलरेडी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ चुकी है, तो उस अगर जजमेंट को पढ़े तो उसमें सारी चीज़ें वाज़ेह हैं। पहले तो कोई आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे बात नहीं कर रहा था, लेकिन उस जजमेंट के बाद जो है अभी ये उतना डिबेटेबल इशू है नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक अपॉइंटमेंट होनी है
तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही होनी, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा सकता कोई भी, ना ही प्राइम मिनिस्टर जा सकता है, ना प्रेसिडेंट जा सकता है, और ना ही जो है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की कोई और वायलेशन की कानून में कोई गुंजाइश। गुंजाइश है इसकी? क्योंकि खान साहब ने भी कहा कि उनके मुशीरान उनको बता रहे हैं कि नहीं, कानून में कोई इसकी- कानून में ये गुंजाइश थी कि कानून के अंदर जब ये अमेंडमेंट की गई तो उन्होंने 6 मंथ का टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप अमेंडमेंट करें, तो उन्होंने कहा जी ये जो आर्मी चीफ है इसकी रिटायरिंग एज जो है वो नहीं है पहले, तो अभी आर्मी जो चीफ है अब क्या एज है? 64 है, 64 ईयर। और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है इन दोनों की जो रिटायरिंग एज है वो 64 ईयर फिक्स कर दी गई है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो इसमें वो कहते होंगे कि जी अभी बाजवा साहब की उम्र मेरे ख्याल में 64 नहीं है, ज़रा तो वो क्या तो- गुंजाइश है, गुंजाइश तो मतलब अदरवाइज किस लिहाज से आपने बताया है कि वो सर, क्योंकि मौजूदा आर्मी लेकिन- चीफ है गालिबन 63 की हो जाएंगे। लेकिन जब मेरे obviously- मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछे तो एक्सटेंशन जो है किसी भी एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन को डेवलप होना चाहिए, पर्सन सब्जेक्ट टू पर्सन नहीं होना चाहिए। Okay. जो भी बंदा एक इंस्टीट्यूशन डेवलप, आर्मी का तो सबसे बड़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें कोई एक्सटेंशन मेरे ख्याल में, मेरे पर्सनल राय में नहीं होना चाहिए। आपका जाती ओपिनियन है। मजर अब्बास साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, सर ये बताइएगा ये क्यों कर जेर बहस लाई गई, और इसकी टाइमिंग्स पे मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में टाइमिंग्स बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। और इमरान खान साहब ने जब कल बीट रिपोर्टर से गुफ्तगू की तो उन्होंने इसको इन सिंगिंग यॉकर से अपनी तशबीह दी। आपने भी एक दफा कॉलम में लिखा था कि खान साहब सियासत में क्रिकेट टर्मिनोलॉजी को बहुत इस्तेमाल में लाते हैं। क्या कहेंगे, क्या टाइमिंग्स है और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है खान साहब का? देखिए अनवार, इससे आने से पहले मैं ये पढ़ रहा था जो अभी जदून साहब बात कह रहे थे, इसमें एक लाइन है, जदून साहब बेहतर बता सकते हैं, और वो है रिटायरमेंट एज एंड सर्विस लिमिट ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। The settlement age and services limits prescribed for a general under the rules and regulations made under the act shall not be applicable to the chief of the staff during his tenure of appointment, reappointment or extension, subject to a maximum age of 64 years. Throughout such tenure, the chief of the army staff shall continue to serve as एक मिनट, ये मेरा ख्याल नीचे से कट रहा है थोड़ा सा, जी as जनरल, मतलब उसमें ये मेरा ख्याल में इसमें जो खास तौर पे ये चीज़ कही गई, एन मुमकिन है ये जब इमरान खान ने इंटरव्यू में ये बात की थी कि वो प्रोविज़न निकाली जा सकती है, तो वो गालबन वो क्लियर नहीं थे, लेकिन एन मुमकिन है कि वो जो लास्ट टाइम जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन का इशू आया था तो उसमें ये चीज़ शायद इसको जो है इम्प्लाई की जा रही हो कि जी वो जब तक अगर जो इमरान खान की बात अगर फ़र्ज़ करें उनकी बात तस्लीम की जाती है कि नई गवर्नमेंट आके नया चीफ लगाए, तो जो इम्प्लाई किया जाएगा वो यही किया जाएगा कि जनरल बाजवा कंटिन्यू करें। अब वो चाहे वो एक्सटेंशन अपने मुंह से कहना चाह रहे हो, नहीं कहना चाह रहे हो, वो जाहिर है अगर उनकी ये बात तस्लीम कर ली जाए तो फिर जब तक नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे उस वक्त तक जनरल बाजवा कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर नए आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट अगर होना है तो वो तो इन्हीं डेट्स पे होना है, और 27 नवंबर जो है वो लास्ट डे होता है, और बल्कि कोई 3 हफ्ते पहले जो है वो अपॉइंटमेंट हो जाता है, क्योंकि आर्मी चीफ ने फिर विजिट करना होता है अनटिल अनलेस आप एक्सटेंशन ना दें। मतलब मेरे सवाल का जाविया ये था कि वो बड़े पुरशिकवा थे पिछले दिनों, और वो तो बहुत ज़्यादा जहाँ उन्होंने इम्पोर्टेड रिजीम की चेंज की बहुत ज़्यादा बयानिया बनाया, साथ में न्यूट्रल्स, फिर बहुत से अलकाबात किए, मीर जाफ़र, मीर सादिक, हलाकू खान। तो मैं जानना चाह रहा हूँ फिर ये अब क्यों उन्होंने ये एक नई उनकी स्ट्रेटजी आई है? देखिए ये जो चीज़ होती है ना, ये हमें थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। अगर उनकी स्ट्रैटेजी होती तो वो ये बात करते, उनसे ये बात पूछी गई। देखिए क्वेश्चन आप पुट करते हैं, और अगर मैं जवाब में कोई बात करता हूं और एक नई बात करता हूं तो वो एक अलग बात होती है। यहाँ अगर आप उस क्लिप को निकालें, उस पूरे क्लिप को निकालें, तो आपको नजर आएगा कि इमरान खान साहब से वो बात पूछी जा रही है, उनसे कहा जा रहा है कि नए आर्मी चीफ के बाद फिर उनसे ये बात की जा रही है कि जी इस दौरान क्या होगा। तो इमरान खान कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दे रहे इस हवाले से, वो सवालात के जवाब दे रहे हैं। अब वो जाहिर है क्योंकि अहम क्वेश्चन था और वो उसकी एक हाइप बन गई, तो इसलिए वो हुआ जिसकी शायद उन्होंने फिर वजाहत भी की, कल उन्होंने इस चीज़ की वजाहत भी की। तो मेरे ख्याल में, लेकिन जाहिर है इस चीज़ ये चूँकि हमारे मुल्क में हर 3 साल 4 साल बाद जब भी
नए चीफ की अपॉइंटमेंट का वक्त आता है, उस वक्त हमारे यहाँ ये डिस्कशन शुरू हो जाता है, एक डिबेट शुरू हो जाती है। तो ये मैं, और इसका होने की वजह यही है क्योंकि एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन का अपना एक रोल नज़र आता है, हमारी तारीख किस तरह की रही है, इसलिए हम इसको डिस्कशन का, डिबेट का, मीडिया डिबेट का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन मजहर भाई कतरा कराने की वरना माजरत, तो- आपने सही कहा कि वो क्वेश्चन के जवाब में दिए, लेकिन एक जलसे में उन्होंने प्री क्वालिफिकेशंस भी बताई थी कि आर्मी चीफ कैसा होना चाहिए, मुहिब वतन होना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए। वो तो उनका खुद से पॉलिसी एक बयान था ना सर। बिल्कुल बिल्कुल वो बात थी। और वो जिस तरह उन्होंने इन स्विंग अपने, वो उन्होंने कहा कि मैं बहुत खतरनाक इन स्विंग करा रहा हूँ, तो वो उन्होंने बहुत लूज डिलीवरी कराई थी और वो लूज डिलीवरी में फंस गए थे जी। और इसी वजह से फिर उनकी उस चीज़ की उन्होंने बाद में वजाहतें आती रहीं। तो जब आप लूज बॉल फेंकते हैं तो फिर लूज बॉल में चांसेस ये होते हैं, वैसे तो चांस ये भी होता है कि आउट हो जाए बैट्समैन, लेकिन ज़्यादातर चांस ये होता है कि आपकी बॉल पे छक्का लग जाए, चौका लग जाए। ठीक है। तो मेरा ख्याल है जो रिएक्शन आया उससे फिर इमरान खान को रिट्रीट करना पड़ा, काफ़ी हद तक रिट्रीट करना पड़ा और उन्होंने फिर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की कि जी मेरा ये माने नहीं थे, ये माने थे। तो इसलिए बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए इस तरह के सेंसिटिव मामला में। और यही बात है कि मैं ये बात करता रहा हूँ कि ये सोचना पड़ेगा कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का जो मैकेनिज्म है जी। इसको तब्दील करने की ज़रूरत है, इसको रीएड्रेस करने की ज़रूरत है। क्यों और गवर्नमेंट को ये पोजीशंस लेनी चाहिए ठीक। कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का क्यों नहीं आर्मी के अंदर ये फैसला कर लिया जाए, आर्मी खुद ये फैसला करे। तो कोई उसका मैकेनिज्म बना के, एक डिबेट है उस पर बात हो सकती है। ठीक है। क्योंकि हमने देखा है कि जब भी जो पॉलिटिकल लीडरशिप या सिविलियन लीडरशिप के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास ये मामला जाते हैं, जी जी। माजी में भी हमने देखा है कि ये कंट्रोवर्सीज जन्म लेती हैं और वो कंट्रोवर्सीज का दुनिया में मैसेज अच्छा नहीं जाता। ठीक है। ओके, तो मैं चाहूँगा जदूद साहब, एक तो जो मजहर साहब ने जो क्लॉज बता रहे थे, आप उसी तरफ इशारा कर रहे थे। मदद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। वही जो रिटायरिंग एज है वो 64 है जी। तो उसमें 64 तक यू कैन सर्व द आर्मी ना, You can एज आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। ठीक है। ठीक है उसमें। लेकिन जो मदर साहब दूसरी बात बता रहे हैं वो भी ठीक है कि इसके अंदर मैकेनिज्म होना चाहिए, क्योंकि आपने चॉइस करना होता है 5 जो टॉप जर्नल्स होते हैं। तो उसमें अल जिहाद ट्रस्ट के जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, चीफ जस्टिस जो भी सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस बनेगा, उसमें कोई एम्बिग्यूटी रहती नहीं है, बल्कि आप 10 साल तक बता सकते हैं कि अगला आने वाला चीफ जस्टिस कौन होगा। ओके, अब मैं एक दूसरा नुक्ता, चूंकि आपका ताल्लुक बेसिकली आप यूर अ लॉयर, खान साहब का ये भी नुक्ता है, आज भी जब वो पेश हो रहे थे वो कहते हैं कि जी मुझे जो है वो दीवार से लगाया जा रहा है। तो उन पे केस भी है, एक वो जो खातून जज साहिबा के हवाले से धमकी आमेज़ाना बयान, उस पर 22 सितंबर को उन पर फ़र्द जुर्म आयद होना है। मेरे ख्याल में उसके बीच में उनके पास ये गुंजाइश है, क्योंकि जिस इंटरव्यू का हवाला मज़हर अब्बास साहब दे रहे हैं उसमें उन्होंने कहा कि उस वक्त भी मैं बोलने की कोशिश करता नहीं मौका दिया गया, वरना मैं माफ़ी जो है वो मांग रहा था, गैर मशरूत। और साथ में GIT भी बनी हुई है। तो कुछ बताइएगा, वो कह रहे हैं कि जग हसाई हो रही है, इस तरह के केसेस बनाए गए हैं मेरे खिलाफ, दहशतगर्दी का पर्चा, जबकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया और GIT के सामने मैं पेश हो रहा हूँ। कुछ इस हवाले से बताएंगे, क्या वाकईतन उनको दीवार से लगाया जाए? देखो, केस बनाने से तो कोई दीवार से नहीं लगता, बल्कि बाज़ का तो केस आप बनाते हैं तो बंदा ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है केस बनाने से। अब ये तो केस मेरे जो एक तो ये सब्जेक्ट मैटर है, इस पर ज़्यादा मेरिट पे बात नहीं कर सकते। तो केस देखें ना आप, जो भी बंदा अगर वो केस ना बनता हो ना, तो एक तो मुलज़म को फ़ायदा होता है, ठीक है, और प्रोसिक्यूशन को नुकसान होता है। अगर आप केस साबित नहीं कर सकते तो ऐसी आपने सेक्शन अगर ऐड कर दी तो वो तो एक मतलब है प्रोसिक्यूशन के लिए प्रॉब्लम है ना। अब के एविडेंस किस तरह कलेक्ट करेंगे? तो खान साहब को कहा था कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, आप सवालों के जवाब दें, क्योंकि कोई आदमी जो है अबव द लॉ नहीं है। ठीक है, केस चाहे झूठा बना दिया या ठीक बना दिया, यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। क्रिमिनल जो प्रोसीजर कोड है उसके अंदर हर चीज़ मौजूद है। अगर गैर मशरूत, कमिंग टू द कंटेम्प्ट केसेस, अगर वो 22 को या उससे पहले गैर मशरूत माफ़ी मांग ले तो आप समझते हैं फिर जान छूट सकती है? देखिए, वो जो कंटेम्प्ट होती है बिटवीन द कोर्ट एंड द कंटेम्नर है, वो वैसे तो कहते हैं कि फर्स्ट इंस्टेंस पे आपको अपॉलॉजी करनी चाहिए, लेकिन कोर्ट के पास क्योंकि डिस्क्रिशन है, कोर्ट की अपनी कंटेम्प्ट है, तो वो सवाबदीद है। तो वो किसी टाइम भी अगर खान साहब कहते हैं कि मैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी करता हूँ और ऑन द मर्सी ऑफ कोर्ट में आपको छोड़ता हूँ, तो कोर्ट बिल्कुल जो है उनको वो छोड़ सकती है और वो वार्निंग दे सकती है या अपने जो ऑर्डर है उसके साथ कोई कंडीशन अटैच कर सकती है। जिस तरह पहले सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं के खिलाफ होता है, उन्होंने कहा कि आप लीडर हैं, आपको चाहिए कि आपके जो अल्फाज हों उनको चुनाव ठीक हो, जचे तुले अल्फाज हों, आपको सोच के बोलना चाहिए, बिकॉज कि यू हैव द फॉलोअर्स, यू आर लीडिंग ए पोलिटिकल पार्टी।
ओके बजर साहब, एक और आज उन्होंने बात की, उस वक्त पहले भी उन्होंने बात की थी कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर इलेक्शंस पे बात होती है तो मैं हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। लेकिन साथ भी आज भी उन्होंने ये बात दोहराई कि इसी माह सितंबर में वो इस्लामाबाद की कॉल देंगे। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये खान साहब की पॉलिसी है टू कीप द प्रेशर ऑन, और साथ में हुकूमत को ये भी ऑफर है कि जी आप इलेक्शन पे मेरे साथ बातचीत कर लें, वगरना मैं इस्लामाबाद क्राउड लेकर आ रहा हूँ, और उनका फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ये भी उनकी पॉलिटिकल एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। देखिए, एक चीज़ तो अनवार हमें ज़ाहिर जदूद साहब यहाँ बैठे ये सोचना पड़ेगा कि ये टेररिज्म के केसेस पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ बनाना, जी ये रिवायत खत्म होनी चाहिए। ये बगावत के मुकदमात बनाना, एक दूसरे को गद्दार कहना, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। ये नहीं ख़त्म होंगे तो आप खुद ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये सूरत हाल जो है वो किसी के हक़ में नहीं जाती। इवन जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। जुडिशरी और जुडिशरी की इतनी बड़ी स्ट्रगल हुई है, मेरा ख्याल है उसके सम्राट हमें उस तरह नहीं मिले, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के सम्राट। लेकिन ये हमें सोचना पड़ेगा कि हर पॉलिटिकल केस अदालतों की नज़र हो जाता है। जी अदालतें एक ज़माने में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की प्रपोजल आई थी, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो शुरू में मॉडल सामने आया था वो फेडरल कोर्ट का सामने आया था। तो लेकिन ये पता नहीं क्यों वो बात हुई। फेडरल कोर्ट का मेरा ख्याल है बुरा कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन उसकी कोई वजूहत होंगी। लेकिन ये जो देखें आप, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स किन केसेस में इंगेज हो जाते हैं? यस जो 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 नॉर्मल केसेस होते हैं वो हज़ारों की तादाद में पेंडिंग पड़े हो जाते हैं, वकला रुल जाते हैं। जो जो मुख्तलिफ जिनके खिलाफ पिटीशन हैं, जो उन पे मुकदमात चल रहे हैं, वो रुल जाते हैं। अपीलें सालों साल पेंडिंग रहती हैं, सिर्फ इस वजह से कि पॉलिटिकल केस डोमिनेंस कर जाते हैं। पॉलिटिकल केस जो है वो बड़ी तादाद में सामने आ जाते हैं और उनको फौरन टेकअप भी कर लिया जाता है। उनको नॉर्मल केस की तरह नहीं डील किया जाता। तो उसका क्या कसूर है जो सालों से आ रहा है? जी साइलिन का मेरा ख्याल है इस चीज़ पर बहुत संजीदा गुफ्तगू की ज़रूरत है कि सियासी मुकदमात के लिए या तो फिर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तश्कील दें, उस पे या फेडरल कोर्ट तश्कील दें, वहाँ ये चीज़ें तय करें। लेकिन बहुत से लोग, लॉयर्स भी, और सबसे ज़्यादा वो लोग जो सालों से फाइलें लेके कोर्ट्स में पहुँचते हैं और पता चलता है कि जी आज जो है वो फुल बेंच जो है वो कोई सियासी मुकदमा सुन रही है, लिहाजा उसको डेट मिल जाती है, वो बेचारा वापस चले जाता है। कभी भी हमने इन चीज़ों इस तरफ संजीदगी से गौर ही नहीं। आम नुक्ता है सर। मैं चाहूँगा सर उसका जवाब दीजिएगा। खान साहब की स्ट्रेटेजी, एक तरफ वो कह रहे हैं बातचीत के लिए तैयार है, दूसरी तरफ वो इस्लामाबाद पे हमलावर होना चाह रहे हैं। जी खान साहब ने दो बातें की है ना। खान साहब ने कहा है कि अगर मुझे दीवार से लगाया गया तो मैं सितंबर की कॉल दूंगा। मतलब ये जाहिर है अब दीवार से लगाने से उनकी मुराद ये है कि मुझे अगर डिस्क्वालीफाई किया गया, डिस्क्वालीफाई करने की तरफ गए, मुझे गिरफ्तार करने की तरफ गए, वो गालबन उनकी मुराद है। ठीक। और जब वो बातचीत की बात कह रहे हैं तो ये कि अगर जाहिर है बातचीत चलेगी तो ये मुकदमात वगैरह और ये पॉलिटिकल टेम्परेचर खुद ब खुद नीचे आ जाता है। गवर्नमेंट को इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए। ठीक। देखिए, इलेक्शन पर वो गवर्नमेंट, वज़ीर आज़म इमरान खान से कहें आइए इलेक्शन पर बातचीत कर सकते हैं। ज़ाहिर है गवर्नमेंट का अपना एक मौक़िफ़ होगा, वो कहेगी कि वक्त पे इलेक्शन होंगे। इमरान खान का अपना मौक़िफ़ होगा। लेकिन टोटली रिजेक्ट कर देना अगर इस ऑफर को, वो भी गलत होगा। ठीक है। इलेक्शन पर बातचीत कोई हर्ज नहीं है। आप बात करें, वो क्या कहेंगे? इमरान खान कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन पे बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन का तरीक़ाकार आइन में दर्ज है। इमरान खान जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से अपनी फॉरेन फंडिंग कह रहा हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करेंगे, EVM की बात करेंगे, यही बात करेंगे ना, और क्या बात करेंगे? तो गवर्नमेंट के पास अपना जवाब होना चाहिए। लेकिन बातचीत की अगर कोई ऑफर कर रहा है ऑपोजिशन और दूसरी तरफ से रिस्पांस इस तरह का नहीं आ रहा, तो मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट जो है वो गलत। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बातचीत का रेसिप्रोसिटी आनी चाहिए। क्या सदर मुमलिकत आप समझते हैं मज़हर अब्बास साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर कोई रोल अदा कर सकते हैं? और मैं थोड़ा सा ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि ये खबर आई पहले कि रॉबिन राफिल साहिबा की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, जो डिनाई किया फवाद चौधरी साहब जो साबिक वज़ीर इत्तलात हैं उनके तर्जुमान, फिर बाद खुद खान साहब ने इसकी तस्दीक कर दी। क्या वो कोई आप समझते हैं कि जो खान साहब का एंटी US स्टैंड था, अब उसमें भी आपको कोई जौहरी तब्दीली नज़र आ रही है? और खान साहब आप तो बवांगे दौल कह रहे हैं कि वो एंटी US नहीं है, लेकिन पहले तो वो इम्पोर्टेड रिजीम चेंज और अमेरिका और एब्सोल्युटली नॉट उसको अपने जो सोशल मीडिया पर भी और अपने जो उनके फॉलोअर्स हैं
उसमें काफ़ी इस चीज़ की तशहीर हुई कि एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मदाखलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये भी कोई रिकंसिडर की गई है स्ट्रेटजी विज़-अ-वी यूएस? देखिए अनवर, क्या उन्होंने ये जो हम बहुत से और भी बहुत से लोग ये बात करते हैं, उन्होंने कभी ये कहा कि अमेरिका से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर लिए जाएं? उन्होंने कभी ये कहा कि अमेरिका से ताल्लुकात ख़त्म कर लिए जाएं और अमेरिका से आइंदा बातचीत नहीं होगी? वो एक पोजीशन ले रहे हैं, उससे डिसएग्री किया जा सकता है। वो पोजीशन ये ले रहे हैं कि अमेरिका हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, जी। अमेरिका की डिक्टेशन हम नहीं मानेंगे। वो जो भी जिस लेटर की और जिस मुरासले की बात कर रहे हैं, उसकी हकीकत अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी वो कौन होते हैं ये कहने वाले कि अगर इमरान खान ने ये नहीं किया तो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाएगी और कामयाब होगी तो अमेरिका मदद करेगी। अब वो जो उनका स्टेटमेंट है वो किस हद तक सही है गलत है, वो एक अलग डिबेट है। ठीक। लेकिन वो कभी ये नहीं कह रहे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो अमेरिका से ताल्लुकात नहीं चाहते। ठीक। वो कोई उनका एक स्टेटमेंट दिखा दें कि जिसमें उसने ये कहा हो कि अमेरिका से मैं ताल्लुकात नहीं चाहता। हाँ, वो एक हाइप ऐसी क्रिएट करते हैं जिससे ये तासुर बनता है, जी। जिससे ये तासुर बनता है कि वो अमेरिका साजिश करता है और अमेरिका से बात नहीं कर दी, तो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स जो लोगों में इतने उजागर कर देते हैं यस। और इतनी हाइप बना देते हैं कि फिर अगर एक नॉर्मल कोई अमेरिकन एम्बेसडर या आके आपसे मुलाकात भी करता है तो लोग फिर उसको इंटरप्रेट इस तरह करते हैं। ठीक। रॉबिन रैफल की अमेरिकन थिंक टैंक में एक कोई जगह होगी, लेकिन इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में उनको बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। नहीं, असल में वो अमरीकी सफ़ीर जो पाकिस्तान में, उनकी भी मुलाकात हुई खैबर पख्तूनख्वा में, उनको रेड जी। कारपेट वेलकम मिला, उन्होंने चीज़ें भी दी और ज़ाहिर बात है यूएस एड है उसके तहत तो हुकूमतों के दरमियान होता है, लेकिन आप वाली बात की वो तासुर ऐसा बन जाता है तो ज़रा धचका सा लगता है कि एम्बेसडर से मुलाकात होना और फिर उनसे बात होना, तो क्या उनसे कोई अपॉलॉजी की बात की गई थी कि जी आप अपोलोजाइज़ करें, क्यों आपने मदाखलत की? जदून साहब, जो मज़हर साहब ने कहा फेडरल कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का बन जाना, क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि जो सियासी नौइयत के केसेस हैं वो टेकअप भी हो जाते हैं, फिर लाइमलाइट में भी रहते हैं। हुकूमत पंजाब आपने देखा पहले 25 में इमरान का आना, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन, उस पर फैसला आ जाना, फिर इलेक्शन होना, उसके बाद फिर PMLQ के 10 MPs का, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फिर ये खान साहब का कंटेम्प्ट केस, तो और उससे पहले पनामा, तो ज़्यादातर तवज्जो फिर उन केसेस पे हो जाती है। बिल्कुल ये बात सही है कि कोर्ट की भी तवज्जो उस तरफ हो जाती है, मीडिया की तवज्जो भी उस तरफ हो जाती है और लोगों की तवज्जो भी उस तरफ हो जाती है। तो इसमें जो कॉमन बंदा होता है, कॉमन मैन होता है, वो सफ़र करता है। जी। जो मर्डर है, जो कॉन्वेक्ट है, जो डेथ सेंटेंस हुई है उस बंदे को, या सबसे जो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकली देखें तो जो टैक्स रेफरेंस होते हैं, टैक्स के अंदर बिलियंस ऑफ रुपीज़ इन्वॉल्व होता है गवर्नमेंट का, तो वो टैक्स के केस जो है ना 8-10 साल तक पेंडिंग रहते हैं। तो उसमें उनका जो है एक रेवेन्यू सफ़र कर रहा होता है। और दूसरा जो लिबर्टी है, एक मतलब इंसान का फंडामेंटल राइट है, एवरी ह्यूमन बीइंग, वो बिहाइंड द बार है। तो उसका केस जल्दी डिसाइड होना चाहिए कि चाहे वो एक्विटल होती है या कन्विक्शन होती है, क्योंकि जेल के अंदर ओवर क्राउडेड है सारी जेल पाकिस्तान के अंदर, और जेल के अंदर बहुत बुरे हालात हैं। आप सोच नहीं सकते कि जेल के अंदर कैसे हालात हैं। ओवर क्राउड के जेल हैं सारे, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। इस्लामाबाद के अंदर जेल ही नहीं है। तो इस तरह उनके जो मुकदमात हैं वो डेफिनेटली बहुत सफ़र करते हैं। और ये पॉलिटिकली अलग केस है, एक बेंच अलग बन जाना चाहिए, स्पेसिफिकली इन केसों को डील करे वो, ताकि बाकी केस जो है वो सफ़र ना हो। अगर मीन वाली कोर्ट नहीं बन सकती तो कम अज़ कम नॉर्मली अभी यही हो रहा है कि जो पॉलिटिकल केस हैं ज़्यादातर इस्लामाबाद के अंदर तो चीफ जस्टिस साहब खुद ही टेकअप करते हैं। तो इसलिए अगर लादा एक बेंच भी दी जाए कि जी अब बहुत ज़्यादा केस जा रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, रोज़ाना पिटीशन जाती हैं, आज 3-4 पिटीशन चली गई हैं जी इधर उधर, तो ये पॉलिटिकल जो नेचर के केस हैं ये बाकी काम को बहुत ज़्यादा सफ़र हो जाते हैं। मैं मज़हर साहब ये चाहूँगा कि अब ज़ाहिर बात है, आपने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा तो उसकी एक पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी आनी चाहिए, एंड आई एग्री विद यू। जो हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है बहुत टॉक्सिक है, पोलराइज्ड है, आपके ख्याल में इस पर कौन किरदार अदा कर सकता है कि इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, उनको एक मेज़ पे, और जो दीगर हमारे ज़ोमा है, पार्टी रहनुमा है, उनको बिठा दिया जाए? मौजूदा एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जो इंतहाई पोलराइज्ड है, आपको ये होता हुआ नज़र आ रहा है? बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन अभी जो जदून साहब बात कर रहे थे, थोड़ी सी मैं बात करूँगा। आपको पता है कि जो जेल की बात कह रहे थे, इस वक्त सिर्फ सिंध में जी, और सिर्फ में कराची का 2000 कंडेम्ड प्रिजनर्स हैं, यानी जो फांसी घाट में हैं 2000। और पिछले 5 या इससे भी ज़्यादा सालों से कोई एक फांसी नहीं हुई।
अपीलें पेंडिंग पड़ी हैं, सालों साल पेंडिंग पड़ी हैं, चीज़ें वो हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें जेल जब ओवर क्राउडेड होता है तो उसमें जेल में क्राइम्स जन्म लेने शुरू होते हैं। ठीक कह रहे हैं। और खौफनाक सूरत हाल होती है। तो इस तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है। जो दूसरी बात है, देखिए, चूंकि एक तो होती है पॉलिटिकल पोलराइजेशन, आइडियोलॉजिकल, उसमें तो कभी भी कोई हर्ज, और जब आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन होती है उसमें बातचीत भी हो जाती है। यहाँ आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन नहीं है। यहाँ ये है कि इमरान खान की एक हुकूमत चल रही थी, 3.5 साल हुकूमत को हो गए थे। ऑल ऑफ अ सडन जो है वो, और पीडीएम और उस वक्त की जो अपोजिशन थी उनकी मूवमेंट भी चल रही थी, वो जलसे जुलूस भी कर रहे थे, उन्होंने धरने की भी कॉल दी थी, एक धरना दिया भी था उन्होंने। ये सारी चीज़ें हो रही थी। यकायक जो चीज़ें हुई हैं जी, अनफोल्ड हुई हैं, वो पहली चीज़ ये कि इमरान खान उससे हिट हुए, और हिट भी हुए और हर्ट भी हुए, क्योंकि वो ये तवक्को नहीं कर रहे थे ये हो जाएगा, और इसलिए आखिरी वक्त तक उन्हें ये यकीन नहीं था बिल्कुल कि अदम एतमाद की तहरीक कैरी हो जाएगी। जब उन्हें बिल्कुल यकीन हो गया, उसके बाद उन्होंने जो है ये सारी चीज़ें की जो 10 अप्रैल के बाद की सूरत हाल है। फिर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पहले उन्होंने तनकीद की कि जी रात 12 बजे कैसे सुप्रीम कोर्ट खुली, फिर जब उनके लिए खुली तो उस वक्त उसको न्यूट्रलाइज किया गया। तो एक ऐसी फ़ज़ा में जब एक फरीक को ये लग रहा है कि इस दूसरे फरीक ने मेरी हुकूमत ख़त्म की है, मुझे मेरी हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करने देने चाहिए थे और मुझे वो किया, वो इस फरीक से नहीं बात करेगा। वो बीच में कौन पढ़ सकता है? हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा है। ठीक, सदर मुमलिकत, चूँकि सदर मुमलिकत ने इस दौरान उनकी बहुत सी ऐसे बयानात और उनके ऐसे स्टांस थे कि जिसकी वजह से पीडीएम की गवर्नमेंट को उन पे उस तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आप इनवाइट तो करें, ठीक, एक दावत तो दें, आप हुकूमत वज़ीर आज़म को भी ख़त लिखें, हुकूमती इत्तेहादियों को भी ख़त लिखें, और इमरान खान को भी ख़त लिखें, और ऐसी जमातों से को भी ख़त लिखें जो ना पीडीएम का हिस्सा है ना पीटीआई का हिस्सा है। ठीक है सर, तो आप ला सकते हैं। ठीक है, आप मतलब ये डुएबल है, लेकिन उसके लिए कोई इम्प्रोवाइजेशन आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ढूंढना होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, आपने हमारे से गुफ्तगू की, और जहांगीर जदू साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर व्यूअर्स, हमने नुकात उठाए, हमने एक तज्जियाती नशिस्त की और जानने की कोशिश की कि जो खान साहब के बयानात हैं और जो इस वक्त तर्ज़ सियासत है, उसमें क्या कोई रास्ता निकल सकता है, बेहतरी का रास्ता। जब मैं रास्ते की बात करता हूँ, बेहतरी का रास्ता, आपने गुफ्तगू सुनी, इस पर ज़रूर अपने कंक्लूजन ड्रॉ कीजिएगा। लेकिन हमारा जो ओरिजिनल सब्जेक्ट जिसको हम जब से सैलाब आया उस पर तसलसल से बात करें, वो सैलाब ज़दगान, तो अभी उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर अमजद साकिब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो सैलाब ज़दगान की आबादकारी, रेस्क्यू, रिलीफ सबसे बड़ा चैलेंज है, उसके लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, और अखुवत फाउंडेशन उसके लिए क्या कलीदी किरदार अदा कर रही है, सब कुछ एक वक्फे के बाद। वक्फा ले लीजिए। जुनून की हद जहां खत्म होती है, हमारा खेल वहां से शुरू होता है। हर बाजी ऐसे खेल के धरती का भी दिल हिल जावे, जो चाहे मन तेरा बेटे वो सबका सब मिल जावे। हो किस्मत तेरी मुट्ठी में, बंद मुट्ठी को तू खोल, हर खेल मुयस्सर तुझको, तू खाली मुंह से बोल। भाग लपट लपट झपट, भाग लपट लपट झपट, भाग लपट लपट झपट। बनाएंगे, पहुंचाएंगे, क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ खेल होगा, हमारे लिए तो लहू गर्म रखने का है एक बहाना। बरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया, लाइफस्टाइल ऑफ चैंपियंस। मज़ीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 042-111-333-987। अ प्रोजेक्ट ऑफ अल जलील डेवलपर्स। बुकिंग सिर्फ 1,75,000 रुपए से, महाना किस्त सिर्फ 11,000 रुपए से। बरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया, लाइफस्टाइल ऑफ चैंपियंस। 042-111-333-987। 3, 5,
5, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स। बुकिंग सिर्फ 1,75,000 रुपए से और बकाया 5 साल की आसान इक़सात। माहाना किस्त 11,000 रुपए से। मरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया, लाइफस्टाइल ऑफ चैंपियंस। 042 111 333 987। वेलकम बैक व्यूअर्स। मैंने तारुफ करा दिया था, डॉक्टर अमजद साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अखवत फाउंडेशन के बानी। उनको वेलकम करते हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे। सैलाब ज़दगान के हवाले से अखवत पेश है। बताते चलें, जैसे हुकूमत की तरजीह इस वक्त सैलाब ज़दगान की आबादकारी है, बहाली है, तो आज भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं वहाँ का दौरा किया। सोबतपुर आप गए और वहाँ पर सैलाब मुतासरीन से आपने गुफ्तगू की और वहाँ पर बड़ा अच्छा और बड़ा मुस्बत ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो सैलाब ज़दा एरिया है वहाँ के जो मुतासरा अफराद हैं वो सितंबर और अगस्त का यानी 2 महीनों का जो बिल है उनको से सस्ना है, वो बिल माफ़ कर दिया गया है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बेघर हो गए हैं और इंतहाई ऐसे हालात में हैं जिसमें अल्लाह ताला उनको उनकी मदद करे और बहसीत कौम में हमें आगे बढ़कर उनकी मदद करना होगा। तो इस मौके पर ये बात कही भी जा रही थी कि क्योंकि बिजली के बिल हैं और दूसरी उनके जो मसाइल हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि 2 माह के जो बिजली के बिल हैं उसे उसने माफ़ कर दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस्तिस्ना दे दिया है। इसके अलावा जो सैलाब ज़दगान की आबादकारी है, कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट मीटिंग में कहा था कि 1 से 2 हफ्तों में पानी जब उतर जाएगा तो हमने इनको जाके दोबारा आबादकार करना है। वहाँ पर जो इनके इलाके थे, चाहे वो जनूबी पंजाब है, सिंध है, KP है, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, बलूचिस्तान है। तो इस हवाले से क्योंकि अखवत फाउंडेशन कलीदी किरदार अदा कर रही है और डॉक्टर अमजद साकिब साहब एक इस्तियारा बन गए हैं कि किस तरह फलाई काम ज़बरदस्त तरीके से किया जाता है, तो हमने उनसे दरख्वास्त की, वो इस पर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, नवाजिश। सर मैं बताऊंगा, आपसे जानना चाहूँगा, प्लीज़ बताइएगा, मैं चाहूँगा पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के व्यूअर्स को बताइएगा इस वक्त जो सैलाब ज़दगान हैं वो उनकी इमदाद के लिए, उनकी बहाली के लिए, उनकी तामीर नौ के लिए आपका इदारा किन खतूत पे काम कर रहा है और बहसीत कौम हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? टू स्टार्ट विद। जी थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दीज वंडरफुल क्वेश्चंस। बात यह है सर कि मैंने सारे इलाकों का, जनूबी पंजाब का, सिंध के कुछ इलाकों का, बलूचिस्तान का और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों का खुद पर्सनली दौरा किया। 20 सैकड़ों लोगों से मुलाकात हुई। एक बात आपको मैं बताऊं, एक इमदाद लेके जाना या तकसीम करना और चीज़ है, लेकिन किसी को गले लगाकर वो कंधा देना जिस पे सर रख के वो 2 आंसू बहा सके मुश्किल के इस वक्त में, ये कहीं ज़्यादा अहमियत रखता है। तो जब हम उनके पास गए तो उन्होंने अपने दुख बताए, तो वो दुख मैं बता सकता हूँ कि वो किसी भी शख्स को बेचैन कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी। हमारे 400 शहरों में 800 से ज़्यादा दफातर हैं और हज़ारों रज़ाकार हैं और तकरीबन 70-80% सैलाबी इलाकों में हमारी मौजूदगी भी है। तो हमने अपनी तौफीक के मुताबिक बहुत काम किया है। हमने देखें, बुनियादी तसव्वुर अखुवत का ये है कि हम पाकिस्तान के आधे लोग जो खुशहाल हैं उनको मवाख़ात के रिश्ते में परो दें, पाकिस्तान के आधे लोग जो खुशहाल नहीं हैं। तो इस हवाले से हमने 40,000 ख़ानदानों से ये मवाख़ात का रिश्ता जोड़ा, यानी उनको हमने या तो कैश रकम फराहम की या फिर 1 महीने का राशन फराहम किया। तो ये 40,000 ख़ानदान पूरे पाकिस्तान में हैं। एक तो ये बात हुई। फिर हमने BCO कैंप्स लगाए, मेडिकल की अद्वियात दी, खैमे प्रोवाइड किए, खाने पका के दिए। और जो मैंने बात आपसे पहले कही कि किसी का हाथ थाम के कहना कि गम न करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो हमारे सैकड़ों बच्चों ने गहरे पानी में जहाँ पर जाना जान जोख का काम है, वहाँ से गुजर कर वो उन इलाकों में पहुँचे जहाँ लोग पानी में घिरे हुए थे, उनको हौसला दिया, तसल्ली दी और एक उम्मीद की किरण बनकर उनकी ज़िंदगी में उन्होंने कुछ रोशनी की। तो ये कार्रवाई का अब तक हमारी शुरू है। अब बहरहाल ये जारी है, अभी तो ये आगाज़ है। ये जो मैंने आपको काम बताया ना, इसको हम अपनी डेवलपमेंट की लैंग्वेज में रिलीफ कहते हैं। यानी जब लोग रेस्क्यू हो जाते हैं, किसी महफूज जगह पे आते हैं, तो फिर आप उनको खाना देते हैं, राशन देते हैं, खैमा देते हैं, कपड़े देते हैं, अद्वियात देते हैं। ये दूसरा मरहला है किसी भी बड़ी आफत के आने के बाद, जब उसका हम हल निकालते हैं।
रेस्क्यू, रिलीफ। और तीसरा मरला इन सबसे मुश्किल होता है, उसका नाम है रिहेबिलिटेशन जी या आबादकारी, जिसका भी आप भी जिक्र कर रहे थे वजीर आजम के हवाले से। तो उस आबादकारी के 4 हिस्से हैं। पहला तो ये है कि जब ये लौटेंगे अपने घर को वापस, तो वहाँ घर नहीं होगा बल्कि एक हसरत तामीर होगी, टूटे फूटे कुछ दरो दीवार होंगे, बाकी तो सब कुछ पानी बहा के ले गया। तो पहला मरहला ये है घर की तामीर। जी दूसरा मरहला ये है कि अगर इनके जानवर थे वो बह गए तो जानवरों की खरीदारी। तीसरा मरहला ये है कि अगर इनका इन्हिसार ज़राअत पर था तो खेती तो रही नहीं, फसलें तो उजड़ गई, तो अगली फसल को बोने के लिए खाद, बीज, पानी, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। चौथा मरहला बहाली का ये है कि अगर छोटे मोटे कारोबार थे, किसी की दुकान थी, किसी के कोई और सिलसिला था, तो वो भी बह गया, तो कारोबारों की बहाली। पांचवा मरहला बहाली का जिसपे लोगों की अभी नजर ही नहीं गई, वो ये है कि जो इमोशनल ड्रामा इन्होंने Yes. देखा है, बिल्कुल उससे ये कैसे बाहर निकलेंगे। यस आप देखें, एक दफा अपने दिल पे हाथ रखकर सोचें कि किसी माँ ने अपने बेटे को पानी में डूबते हुए देखा, या किसी बेटे ने अपने वालिद को पानी की गहरी, जिसे कहते हैं ना, लहरों में में पुकारते हुए देखा। बिल्कुल तो फिर किसी ने अपना घर बर्बाद होते हुए देखा, किसी ने अपनी छत गिरते हुए देखी। तो ये साइकोलॉजिकल और इमोशनल ड्रामा की कोई बात ही नहीं करता कि इनको ये जो मैंने आपको चंद तस्वीरें दिखाने की कोशिश की है कि एक बच्चा पानी में डूब रहा है और माँ चिल्ला रही है, ये हमेशा के लिए तस्वीर उस माँ के जहन पे नक्श हो चुकी है। बिल्कुल इस नक्श को किसने मिटाना है? ये जो है तस्वीर, ये उसको हॉन्ट करेगी द होल लाइफ। यस ठीक कह रहे ये इसके लिए कौन है? कहाँ है साइकोलॉजिस्ट, कहाँ है सोशियोलॉजिस्ट, कहाँ है साइकेट्रिस्ट, कहाँ है सोशल वर्कर, कहाँ है यूनिवर्सिटी के उस्ताद जो जाएं, और कहाँ है उलमाए कराम, कहाँ है वो तमाम मुअज़्ज़ज़ दानिश्वर जो टेलीविजन पर अपने इल्म और फरासत का मुजाहरा करते हैं? वो जाए ना, वो जाएं, बिल्कुल इनको सही। अपने गले से लगाएं, इनको कहेंगे तुम्हारे आंसुओं में हमारी मोहब्बत शामिल है, इनको दिलासा दें। तो ये इमोशनल जो रिहेबिलिटेशन है, दुनिया में तो सबसे बड़ा काम ही इसी पे होता है। अब जिस बच्चे ने 5 साल के बच्चे ने ये मंजर देखे, तो तमाम उम्र उन मंजरों के साथ जवान होगा। ठीक कह रहे हैं तो ये है डॉक्टर साहब, असल बहुत आपने पहले- हाँ डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तरीके से आपने मुझे भी समझाया, और आपके तवज्जुह जो है टीवी की तवज्जुह बहुत से लोग जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी समझे होंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो नफ्सियाती इश्यूज़ हैं उनको भी बिल्कुल इस पे देखना चाहिए। जब 2005 का ज़लज़ला आया था, उसके बाद ये बहुत बड़ा इशू बना था। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो आपने आबादकारी की स्टेजेस बताई, उसमें अगर कोई आम शख्स शमूलियत इख्तियार करना चाहे तो उसके लिए अखुवत से रब्ता करे, क्या तरीक़ाकार हो सकता है? आपने कहा जिनके घर चले गए, लाखों घर मुनद्दम हो गए, दोबारा घरों की तामीर है, जानवरों की बह गए, उनकी ख़रीदारी है, फसलें बुरी तरह मुतासर हुई हैं। मैं ख़ुद भी मुतासर इलाकों में से होकर आया हूँ। तो उसके लिए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? क्या सादा और आसान तरीका क्या है? देखिए, मैं कहता हूँ कि जो हुकूमत काम कर रही है बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन वो जिम्मेदारी पूरी नहीं हो सकती जब तक कि आप और मैं जी पाकिस्तान का हर फर्द इस पे शामिल ना हो। 1 करोड़ लोग अगर सैलाब की तबाहकारियों से मुतासर हुए तो 22 करोड़ या 21 करोड़ तो नहीं हुए। तो 21 करोड़ 21 आदमी एक आदमी का हाथ नहीं थाम सकते। हम भी कहते हैं कि यही मुवाखात है, हमें अपनी पूरे मुआशरे का सोशल फैब्रिक जो है वो असर नौ तामीर करना है। इसको मुवाखात और ईसार और कुर्बानी की बुनियादों पे तामीर करना है। ये बार बार जो ये इम्तिहान हमारे हो रहे हैं ना, ये रिमाइंडर्स हैं कि हम लालच से, हिरस से, तमा से हटकर एक ऐसी फिलोसॉफिकल जो अंडरपिनिंग्स हैं मुवाखात के पैगाम में, उनको क्यों नहीं अपनाते। तो हमने कहा कि 1 लाख से 3 लाख रुपए तक ये घर बनते हैं। 1 लाख से 3 लाख रुपए तक? जी, ये ज्यादा घर 1 लाख रुपए के या इससे भी कम के बनते हैं। सर ये बन जाते हैं 1 लाख में? मैं डॉक्टर साहब जानना चाह रहा हूँ, ये बन जाएगा 1 लाख में? सर देखिए, बात यह है कि ये घर वो नहीं है जो
लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में हैं, कराची में हैं, ये बड़े बड़े। कमरा एक है 14 बाई 12 का, ठीक है, उसकी बुनियाद पक्की है ईंटों की, दीवारें कच्ची हैं, छत पर बाला है, शहतीर है, सिरकी है और ऊपर मट्टी है, ठीक है, और लोहे का दरवाजा है, लोहे की खिड़की है, छोटा सा रोशनदान है। ठीक, तो ये घर कितने का बनता है? मैंने खुद ये घर देखे हैं, मैंने सैकड़ों लोगों से मस्जिद में बैठकर डायलॉग किया है। वो कहते हैं साईं 60-70 हजार रुपए साकू दे वजो असा अपना घर आप बनावे सा। अच्छा, अब 60-70 हजार रुपए में वो कहते हैं कि ये बारिश ने घर गिरा दिया, छत गिर गई, टूट गई, लेकिन दरवाजा तो है, बरामदा वो खिड़की भी है, बाले भी हैं। हम 60-70 हजार लाख, लेकिन कुछ इलाकों में ज्यादा नुकसान है या वहां पर ज्यादा महंगा बनता है तो हमने 3 लाख कर दिया। तो 1 से 3 लाख रुपए तक का तकरीबन आप समझे कि 1.5 लाख रुपए औसतन एक घर की कीमत निकलेगी। हम एक छोटा सा अदारा है, लेकिन हम एक बहुत बड़े फलसफा के पैरोकार हैं। हम कहते हैं कि हमने इरादा है, और इरादा जो होता है वो दुआ होती है। अगर वो नेक नीति से इरादा किया जाए तो वो दुआ होती है, वो अर्श बरी तक पहुंचती है। तो हमारा इरादा और दुआ है कि हम 1 लाख ऐसे घर बनाएं, ठीक, और लोग उसमें रहें। और फिर एक और बात मैं आपको बताऊं, हम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम इस मुल्क को चैरिटी की नजर नहीं कर सकते, हम लोगों को भिखारी नहीं बना सकते, हम लोगों को इज्जत नफ्स से महरूम नहीं कर सकते। हमने उनको कहा कि आप 1 लाख रुपए का कर्जा लें, बेशक 1000 रुपए महीना की किस्त अदा करें, 500 रुपए की किस्त अदा करें, 2000 की किस्त अदा करें, लेकिन ये पैसे वापस करें ताकि हम किसी और का घर बना सके। ठीक, अगर आपने उसको मुफ्त घर बना दिया तो वो हमेशा देखेगा कि लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से एक बाबू आएगा और उसके पास पैसे होंगे, और एक ठेकेदार आएगा और वो मेरा घर बनाएगा। पता नहीं बाबू ने कितने पैसे लेकर आया था, मुझे कितने दिए, और ठेकेदार ने कितने खाए। तो वो ये हमेशा यही कहेगा कि जी मैंने तो कुछ करना नहीं है। तो जब आप कौम को तामीर करते हैं, एक कौमी नुक्ता निगाह से देखते हैं, दुनिया के जो तजर्बे से फायदा उठाते हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज ये है कि चैलेंज जो है वो अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक, लेट्स बिल्ड दिस नेशन। मैं तो इस मंबर का भी खिलाफ हूं कि कहा जाता है जी कि फलां मुल्क हमें इतनी इमदाद दे रहा है, फलां मुल्क इतनी खैरात दे रहा है। इमदाद ये खैरात है, और कोई भी खैरात जो है और इमदाद है ये पॉलिटिकल स्टिंग्स के बगैर नहीं होती, ठीक है, सियासी मकासद के बगैर नहीं होती। बिलाशुबा सर, मैं एग्री करके, आपने कहा 1 से 3 लाख में घर आप लोग बनाएंगे और आप लोग का टारगेट है इंशाल्लाह इरादा किया, और तमाम अमाल का जो दारोमदार है वो नियतों पर होता है, वो आप लोग 1 लाख घर बनाएंगे। इसके अलावा अगर जानवर खरीदने हो या बीज या खाद, उसके लिए भी कोई आप लोगों का प्लान है? जी बिल्कुल, उसके बाद भी वो भी इसी तरीके से। अच्छा, जब अगर हम घरों का टारगेट पूरा कर जाएंगे, या हुकूमत ने घर बना दी, ये भी सुना है कि हुकूमत घर बना रही है, तो फिर हम अपने इन वसाइल को उनकी लाइफ स्टॉक के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और एंटरप्राइज लोन्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। उनको अपने पाँव पे भी तो खड़ा करना है। कल को छत तो मिल जाएगी, लेकिन जाहिर है उनको भिखारी तो नहीं बनाना। उनको हमने जौक दर जौक, वरना वो शहरों का रुख करेंगे, जुर्म का आगाज होगा, दहशतगर्दी का आगाज होगा। उस कौम को हमने जब तक रोजगार नहीं दिया बच्चों को, वो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो फिर हम अपने इस रकम में से जो रकम वापस आएगी हमारे कर्जों की, उसको हम उनको कर्जा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और फिर हमने इसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने का सोच रहे हैं कि हम जहां पर ऑफ ग्रिड है, बिजली नहीं है, वहां पर लोगों को 30-40 हजार रुपए मिल जाए, तो सोलर का एक सिस्टम लगा लेते हैं। और मैंने सर कतरा क्लाइमेट के लिए माजरत में बहुत सी खेमा बस्तियों में लोगों को सोलर पैनल के साथ पंखे चलाते हुए देखा है, तो उनको कॉन्सेप्ट है। ये जस्ट इमेजिन के लोग कितने इनोवेटिव और क्रिएटिव हैं। जी जी बिल्कुल। यदि किसी तरीके से वो पैनल बच गया तो उन्होंने अपने खेमे पे लगा लिया। तो ऐसी कौम को आप चंद हजार या चंद लाख रुपए दे के भिखारी बनाकर हमेशा के लिए नॉन प्रोडक्टिव कर रहे हैं। सर ये बड़ी अजीम कौम है। ये कौम जो है इसकी तरबियत की जरूरत है, नज्म ज़ब्त की जरूरत है। कायद आज़म के अल्फाज में नज्म ज़ब्त, ईमान, यकीन, उम्मीद, यही चीजें हैं ना जो इंसान को चाहिए। मुसलमान जो है वो मुश्किल में घबराता नहीं है, वो हथियार नहीं फेंकता,
वो हाथ नहीं फैलाता, बिल्कुल उसके साथ दोस्ती की जाती है। इन ठीक है। लोगों को भिखारी मत बनाइए, इनके साथ दोस्ती और रफाकत का रिश्ता कायम कीजिए। इंशाल्लाह बहुत सही कहा आपने। मैं दूसरा मैं डॉक्टर साहब जानना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है हुकूमत ख़ुद भी फंड भी है, आप लोग भी काम कर रहे हैं, इदारे भी हैं, बैन अक़वामी तरफ से भी इमदाद आ रही है, उसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है ताकि शफाफियत के म्यार को रखा जाए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो अगर आपको कोई डोनेट करना चाहे या मकान बनाना चाहे तो उसके लिए शफाफियत को बिल्कुल इंश्योर किया जाता है। मैं चाहूँगा कि ज़रूर लोगों को इस हवाले से जी देखें, बताइएगा। सर हमारी वेबसाइट पे जाएं, पिछले 22 साल की ऑडिटेड जो स्टेटमेंट्स हैं और ऑडिट की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। दुनिया के 3 बेहतरीन जो ऑडिट फर्म्स हैं वो हमारा ऑडिट करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 175 अरब रुपयों के कर्जे 40 लाख को लोगों को दिए, या मस्जिद में बैठ के या मंदिर में बैठ के या चर्च में बैठ के। वापसी की शरह 99.9% है। माशाल्लाह आप हमारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। हम आपको एक नया निज़ाम बना के देंगे इंशाल्लाह। हम ऐसा एक निज़ाम बनाएंगे कि हम आपको टीवी स्क्रीन पर एक डैशबोर्ड की सूरत में वो घर आपको नजर आएगा जो आपने बनाया। उस घर की तस्वीर आप देख सकते होंगे एक्सीलेंट। अपने घर में बैठ करके। ये किसकी तस्वीर है, ये कौन है, ये जो सैलाब का सताया हुआ अब अपने घर में बैठा आपके लिए दस्ते दुआ दराज कर रहा है। इंशाल्लाह ताला ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत, दयानत, गलती हो सकती है लेकिन हमारे यहाँ इखलास और नियत अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई कमी आपको नजर नहीं और ये आएगी। वाइड स्पेक्ट्रम है, जो जितने 3 करोड़ जो से ज़्यादा लोग जो मुतासर हुए हैं 4 सूबों में, तो ये वहाँ पर मतलब तमाम जगहों का इंतखाब आप लोगों ने किया हुआ है जहाँ पर ये दोबारा तामीर नौ करने जा रहे हैं, आबादकारी करने जा रहे हैं? जी, ये तो वसाइल पर इन्हिसार है ना। हमारी जो दफातर हैं गिलगित बल्तिस्तान में भी हैं, आज़ाद कश्मीर में भी हैं, कबायली इलाका जात में भी हैं, केपी के इलाकों में, सिंध में, ठीक बलोचिस्तान में, जनूबी पंजाब में, हर जगह हम मौजूद हैं। ठीक जो जो वसाइल आते जाएंगे, सबसे पहले हम उन इलाकों में जाएंगे जहाँ सबसे ज्यादा जिंदगी मुश्किल हुई है, ठीक सबसे ज्यादा दुख जो है वो उसकी क्या कहते हैं कि जो दुख ज्यादा जहाँ पर लोग दुखी हैं, तो वहां से फिर निकल के आहिस्ता आहिस्ता हम उन लोगों तक पहुंचेंगे जिनका नुकसान निस्बतन कम हुआ है। चलें सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद साकिब साहब। अल्लाह ताला आपको जो आपका अज़्ज़ काम इसमें कामयाबी से हमकनार करे। आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, डॉक्टर साहब ने जो गुफ्तगू की बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू है। मेरे ख्याल में आप सबको, मेरे समेत हम सबको बढ़ चढ़ कर हस्ब तौफीक इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि कौम में बहुत जान है, तरबियत, नज़्म ज़ब्त की ज़रूरत है, तो फिर हम ख़ुद इन्हिसारी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो लोग हैं जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, उनको दोबारा खड़ा करके इंशाअल्लाह ज़िंदगी आजमाइश होती है अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला अपनी कौम पे आजमाइश लेकर आते हैं और उसके बाद आसानियाँ भी होती हैं। कुरान मजीद में खुद कहा है अल्लाह ताला ने। तो इस हवाले से ज़रूर हमें अख़ुवत और इन जैसे इदारों का हाथ मिलाकर आगे बढ़ना होगा। प्रोग्राम दस्तक में आपको गुफ्तगू कैसी लगी? फेसबुक और ट्विटर पे अपनी राय से नवाजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही। आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की ब्राशर टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।